प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम इकाई 3 के अंतर्गत पहला चैप्टर संक्षेपण से संबंधित आपको अध्ययन करवाया जाएगा। यह जो संक्षेपण है यह इसका प्रश्न पत्र में आपके 5 नंबर रखे गए हैं और यदि आप सही ढंग से संक्षेपण कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से हिंदी के अंतर्गत कई बार नंबर पूरे भी मिल जाते हैं। संक्षेपण क्या है पहले इसको समझें, फिर हम कई उदाहरण करेंगे, उसके आधार पर आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। किसी भी विस्तृत लेखन के मूल और उपयोगी तथ्यों को सुरक्षित रखते हुए उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने को संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण कहा जाता है। किसी विवरण, व्याख्या, वक्तव्य, टिप्पणी, पत्र, आदेश आदि का संक्षेपण किया जाता है। संक्षेपण वास्तव में एक कला है जिसमें किसी रचना के मूल भाव को आकार में बहुत छोटा कर दिया जाता है। जो भी उस व्याख्यान में, वक्तव्य में, टिप्पणी में जो अनावश्यक वर्णन आते हैं या जो असंबद्ध बिंदु होते हैं या उसमें जो अलंकारिकता की भरमार होती है, कई गौण प्रसंग होते हैं, उन सब को संक्षेपण के दौरान हटा दिया जाता है या उनको एक प्रकार से छोड़ दिया जाता है जब संक्षेपण किया जाता है। तथ्यों की पुनरावृत्ति भी कई बार अवतरण में रख दी जाती है, उसे भी संक्षेपण करते वक्त हटा दिया जाता है। संक्षिप्तीकरण द्वारा तैयार की गई रचना इतनी प्रमाणित होती है कि मूल विस्तृत रचना को पढ़ने की कई बार फिर आवश्यकता ही नहीं होती है। अंग्रेजी में इसे प्रेसी राइटर कहा जाता है। प्रेसी राइट यानी चीज को संक्षिप्त कर देना। संक्षिप्तीकरण की इस पूरे जो भूमिका में मैंने आपको बताई, उसके आधार पर संक्षिप्तीकरण की जो विशेषताएं हमारे सामने बनकर आती है, उसके अंतर्गत उसकी पहली विशेषता है कि वह पूर्णता को संबोधन करती है, अर्थात मूल जो लेखन का संपूर्ण भाव होता है वह प्रकट हो जाता है। दूसरा, उसमें संक्षिप्तता होती है, यानी मूल का लगभग 1/3 आकार ही उसमें रह जाता है। तीसरा, स्पष्टता। संक्षिप्त करने के क्रम में संक्षेपण की भाषा उलझी हुई और जटिल न होकर सरल और सुबोध रहनी चाहिए ताकि अवतरण की बात आसानी से समझ में आ जाए। चौथे, भावों की बोधगम्यता। मूल भाव या यथावत प्रस्तुत किए जाते हैं उनको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। लेखक मूल भाव को क्या कहना चाहता है वह आसानी से पाठक के समझ में आ जाती है, उसे भावों की बोधगम्यता हो जाती है। शुद्धता। इसी भाषा के अंतर्गत सुगठित और शुद्ध हो जाती है। क्रमबद्धता। भाव विसंकलित न हो, सुसंबद्ध हो, उसी क्रम में हो जिस क्रम में वे मूल पाठ में रखे गए हैं, तो क्रमबद्धता भी संक्षेपण की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रवाहमयता। भाषा का गतिशील और प्रवाहपूर्ण होना भी आवश्यक है, बीच बीच में उसमें कोई व्यवधान भी नहीं होता है। हम संक्षेपण को किस रूप में समझें, इस अवतरण से पूरा हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि अब यदि इसके संदर्भ में हम एक प्रश्न करते हैं कि इस संक्षेपण की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमारे जीवन से उसका क्या ताल्लुक है। देखिए, आज का जो जीवन है बड़ा आपाधापी वाला और बड़ा व्यस्त हो गया है। व्यक्ति बहुत कम समय में अधिक कार्य करना चाहता है। संक्षेपण मनुष्य की इस जीवन शैली की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करती है। विस्तृत लेखन को पढ़ना, समझना समय साध्य और बहुत श्रमप्रद कार्य होता है। संक्षिप्तीकरण उसे लघु रूप देकर व्यस्त जनों को सुविधा देता है और निश्चित समय में अधिक कार्य संपन्न कर लेने की क्षमता प्रदान करता है। इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि
संक्षिप्तीकरण से मनुष्य के जीवन में भी उसका बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा है, क्योंकि कम से कम शब्दों में जब पूरी बात प्रकट की जाती है, जिसे अन्य पुरुष शैली में भी लिखा जाता है, प्राय भूतकाल में ही लिखा जाता है इसको, तो उस अंशों का उपयोग करते समय बहुत ध्यानपूर्वक मनुष्य क्रमबद्ध और प्रवाहपूर्ण ढंग से उसका प्रयोग करता है। तो इससे मनुष्य की बहुत कम समय में अधिक कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। संक्षेपण व्यस्त जीवन में लंबे पत्र, विशाल लेख, जो विस्तृत विवरण है उसे पढ़ने का समय नहीं है आज किसी के पास। सभी सार्थक, उपयोगी और संक्षिप्त बात ही हमेशा पसंद करते हैं। चाहे कार्यालय के अधिकारी के समक्ष जो फाइलों का अंबार लगा रहता है, अनेक पत्र भी आते हैं, फाइलों में कितने ही ऐसे पृष्ठ होते हैं जो संबंधित लिपिक उन्हें पढ़कर संक्षिप्त रूप में अपना अभिमत प्रकट करता है, जिसे अधिकारी के निर्णय लेने अथवा पत्रों और फाइलों के निपटाने में समय की बचत होती है। और गैर सरकारी कार्यालयों में संक्षेपण की आवश्यकता को बहुत ज़्यादा अनुभव किया भी गया है। संक्षेपण के यदि हम भेदों को देखें तो कई भेद संक्षेपण के चले आ रहे हैं, जिसमें एक संवाद संक्षेपण, आख्यान संक्षेपण, नाटकादि संक्षेपण, प्रार्थना पत्र का संक्षेपण, रिपोर्टाज का संक्षेपण, तार संक्षेपण, विज्ञापन समाचार में संक्षेपण, संस्मरण रेखाचित्र में संक्षेपण आदि। यदि हम यह कहें कि जो संक्षिप्तीकरण है वह कैसे किया जाना चाहिए, तो उस पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तभी आप किसी पूरे प्रश्न पत्र में आए हुए अवतरण को संक्षेपित कर सकते हैं। संक्षिप्तीकरण मूल रूप से देखा जाए तो एक अभ्यास साध्य कला ही है, यानी आप जितना ज़्यादा किसी अवतरण का संक्षेपण करेंगे, आपकी जो प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप सक्षम होंगे संक्षेपण को करने में। एक लगातार अभ्यास, एकाग्रता, दत्तचित्ता भाषा का प्रयोग की क्षमता द्वारा हम संक्षेपण की कला को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसमें निपुण हो सकते हैं। इस संक्षेपण की प्रक्रिया के मेरे हिसाब से दो मुख्य शर्तें होती है। एक, मूल रचना या अंश में वर्णित तथ्यों, भावों और विचारों को प्रस्तुत किया जाना, और संक्षेपण में मूल 1/3 शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। इनमें से किसी एक शर्त का पालन करना तो बड़ा सुगम है, किंतु दोनों का एक साथ निर्वाह करना कई बार कठिन हो जाता है। संक्षेपण के लिए कई प्रक्रियाओं को भी आप अपना सकते हैं। जिसका संक्षेपण करना होता है उस अवतरण को हमें बहुत ध्यान से 2 बार पढ़ना चाहिए, उस पर खूब विचार करना चाहिए, और उसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य या विचार है उसको हमें संक्षेपण में अपनाना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर 2 बार से अधिक भी उसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसके ऐसे ऐसे प्रमुख शब्दों या वाक्यांश होते हैं, उसको आप अंडरलाइन यानी रेखांकित कर लें, जो इस अवतरण में एक एक विचार को संबोधित या संकेतित करती हो। मूल अवतरण के शब्दों की संख्या ज्ञात कर उसके 1/3 शब्दों की संख्या को पहले तो हम नोट कर लें और उसके बाद उसको संक्षेपण करें। रेखांकित शब्दों के आधार पर यह ज्ञात कर लें कि कुल कितने विचार और बिंदु हैं, और संक्षेपण की शब्द संख्या के अनुसार भी यह निश्चित कर लेना चाहिए कि एक एक बिंदु को लिखने के लिए कितने शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। उसे हम नोट भी कर सकते हैं। प्रति बिंदु जितने शब्द निर्धारित हुए हैं उतने शब्दों का प्रत्येक बिंदु के लिए उपयोग करते हुए सभी बिंदुओं के विचार को अलग अलग लिख लें। इस समय कुछ शब्द अधिक होते हैं, जो उसकी चिंता न करते हुए इसे महत्वपूर्ण माने कि कोई विचार अपूर्ण न रह जाए। मूल में आए विशेषणों, अलंकारों, अनर्गल विचारों की पुनरावृत्ति आदि को त्यागते हुए अपने शब्दों में यह संक्षेपण का कच्चा लेखन तैयार कर सकते हैं। इस सारे बिंदु विस्तार में कितने शब्द प्रयुक्त हुए हैं यह ज्ञात कर लें। संक्षेपण के लिए जितने शब्द निर्धारित हुए उन्हें देखते हुए ज्ञात कर लें कि कितने शब्दों में, कम से कम शब्दों में हमारा काम चल सकता है या उसके लिए आवश्यक है। भाषा संबंधी संकोच का हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। समास द्वारा शब्द संख्या को हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। समास क्या होता है? 2 जो शब्द होते हैं उसको जोड़कर 1 बनता है। तो सामासिक जो पदावली है, शब्दावली है, उसका प्रयोग अधिक करें और वाक्यांशों के स्थान पर 1 शब्द का प्रयोग करें। 2 वाक्यों में मिलाकर 1 वाक्य बनाया जा सकता है। अनावश्यक शब्दों को इसमें हटाया जाना चाहिए और इन साधनों का प्रयोग करते हुए शब्द संख्या को घटाकर निर्धारित अधिक तक शब्द संख्या पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले संक्षेपण को सीधे ही आप न उतारें, बल्कि इसको पहले आप एक रफ या कच्चे लेखन के रूप में आप संशोधन को तैयार करें, फिर आप उसको उसमें काट छांट करके उसको और अच्छा रूप दे सकते हैं।
और उस कच्चे लेखन के उत्तर के रूप में ठीक ठीक साफ साफ लिखें। फिर शब्दों को हम इस प्रकार से लिखें कि वह बहुत जल्दी निकट नहीं हो आपस में। एक पंक्ति में जितने शब्द हैं नीचे की हर पंक्ति में उतने शब्द ही आने चाहिए। यानी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमें। देखने वाला इसे सुगमता से ज्ञात कर सकेगा कि संक्षेपण में कितने शब्द प्रयोग में लाए गए। प्रयुक्त शब्दों की जो संख्या को संक्षेपण के अंत में हम चाहें तो कोष्टक में लिख भी सकते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि यदि एक पूरे अवतरण में 100 शब्द हैं तो आप संक्षेपण करने के पश्चात कोष्टक में उसमें लिख सकते हैं कि 35 या 40 जो भी आपके शब्द आए। अवतरण के लिए विचार बिंदुओं के आधार पर यह निश्चित कर सकते हैं कि इस अवतरण का मूल विषय क्या है और उसके आधार पर संक्षेपण का हम शीर्षक भी बना सकते हैं। देखिए, इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखें, जो भी पूरा अवतरण आया है उस अवतरण की मूल भाव या मूल विषय क्या है उसके आधार पर आपको उसका शीर्षक भी संक्षेपण में देना होता है। संक्षेपण के कुछ रिक्त स्थान छोड़कर हम पंक्ति के मध्य में अपेक्षाकृत कुछ बड़े अक्षरों में भी हम शीर्षक को लिख सकते हैं। पृथक से इस बात को ध्यान में रखें कि जो शीर्षक है वह अलग ना हो। संक्षेपण का वह अनिवार्य भाग या उसका मूल विषय ही प्रकट किया जाना चाहिए। चाहे प्रश्न में पहले यह कहा गया कि संक्षेपण करो उसके बाद शीर्षक देने को कहा जाए, तब भी शीर्षक संक्षेपण के नीचे ही देना ज़्यादा ठीक रहता है। यानी जब आप संक्षेपण शुरू करें तो उसके ठीक पहले आप उसका शीर्षक दें। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कभी भी ना करें, पुनरावृत्ति ना करें शब्दों की, और लंबे लंबे और जटिल वाक्यों में कभी नहीं करने चाहिए। एक विशेष बात में और तथ्य आपको अंत में बताऊं कि एक पूरा वाक्य होता है कई बार हिंदी में, उसके स्थान पर हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसमें आप एक शब्द से काम चला सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख रहे हो किसी संक्षेपण में कि वह शीघ्र ही नष्ट होने वाला पदार्थ, तो आप उसको कह सकते हैं कि क्षणभंगुर पदार्थ। उसी तरह आप लिख सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही आचरण से बहुत भ्रष्ट था, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि वह भ्रष्टाचारी। इसी तरह वह पुरुष, या दूसरा तथ्य लेकिन जिस मूल्य पर कोई वस्तु जैसे खरीदी गई हो तो आप इतना पूरा लिखने की जगह आप लिख दो केवल क्रय मूल्य, या वस्तु जैसे बेची गई हो, इस प्रकार का वाक्य आप लिख रहे हो उसकी जगह लिख दें कि इसका विक्रय मूल्य। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मैं 2-4 और उदाहरण देकर के आपको बता सकता हूँ जिसमें आप केवल एक शब्द से काम चला सकते हैं, पूरा लाइन आपको देने की जरूरत ही नहीं है। जो मानसिक श्रम से आजीविका अर्जित करता है, इस तरह से आप वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसकी जगह आप केवल लिख सकते हैं कि वह व्यक्ति वह बुद्धिजीवी है। आपका काम निकल जाएगा इस शब्द से। और आप जो देखें, आप मैंने बोला कि जो मानसिक श्रम से आजीविका अर्जित करें, तो इसमें लगभग 7 शब्दों का प्रयोग हुआ। आप केवल एक शब्द बुद्धिजीवी से काम चला सकते हैं। इस प्रकार के हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, वो आप अभ्यास से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूसरों का उपकार न मानने वाले के लिए आप कृतघ्न शब्द लिखें, दूसरों का उपकार मानने वाला कृतज्ञ, जिसे कठिनाई से भेजा जा सके दुर्भेद्य, और जो मीठी वाणी बोलता हो मृदुभाषी। ऐसे हजारों शब्द हिंदी में हैं जिसे आप अपनी जानकारी से, व्याकरण से बढ़ा करके आप संक्षेपण में मदद ले सकते हैं। अगले अवतरण में हम संक्षेपण के उदाहरण रखेंगे और उस उदाहरण के आधार पर मैं आपको संक्षेपण के और ज़्यादा उसको स्पष्ट करूँगा।